हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेंड्स ऑफ स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ का अभ्यास 1.2 का 5वां क्वेश्चन हल किया था। आज हम 6ठा और 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसको हम लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कॉमन हमें दिख रहा है, इसमें हम कॉमन लेंगे। पहले हमें 13 कॉमन दिख रहा है तो हम ले लेंगे। 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नीचे हम लिख देंगे, चूंकि 13 एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या तेरह से भाज्य है। 13 से भाज्य है, इसलिए यह भाज्य है। इसमें हमसे क्या पूछा गया, भाज्य और अभाज्य बताना था, तो इसलिए हमने लिख दिया कि 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य, जो ये संख्याएं में दे रखी हैं 13 से भाज्य है और इसलिए यह भाज्य है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरे में हमें क्या दिया गया है, 7 गुणे 6 गुणे, लिख लेते हैं हम इसको इधर, 7 गुणे, इधर लिख लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, केवल 5 और ये 5 में कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम इस 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर क्या जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 1। इसमें भी हम वैसे ही लिख देंगे, चूंकि 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या पाँच से भाज्य है। और जो हमें पूछा था हम वो लिख देंगे, इसलिए यह भाज्य है। ऐसा हमने यहाँ पे क्यों लिखा कि दी गई संख्या 13 से भाज्य है, जो ये संख्या में दे रखी थी, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, तो अंदर वाला 13 हमारा इस वाले 13 से भाज्य है, इसीलिए हमने लिखा है कि दी गई संख्या 13 से भाज्य है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया अपने डाउट को ज़रूर लिखें। अब हम 7वें क्वेश्चन को करेंगे। 7वें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों ही एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें हम लिख लेते हैं, हमें पहले क्या दिया गया है हम वो लिख लेंगे। हमें दिया गया है सोनिया को
सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है? 18 मिनट। अब हम लिख लेंगे रवि को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना? 12 मिनट। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 18 और 12 का एलसीएम लेना हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो इधर साइड में ले लेते हैं। पहले 18 का ले लेते हैं तो हमारा आएगा 2 नेम 18 होता है और 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अब हमें 3 से देंगे तो 3 एकन 3 हो जाएगा। तो 18 का क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। और अब हमें 12 का लेना है। 12 का लेंगे 2 छिके 12 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। 3 एकन 3 हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारा इसके क्या हो गए? ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हमने किया है 12 और 18 का। क्या किया है? अभाज्य गुणनखंड। अब इसका एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो हमें भुजा कॉमन दिखती है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी बचे हुए अंकों को हम लिख देते हैं। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखो 2 कॉमन दिख रहा है और एक ये 3 कॉमन दिख रहा है। तो हम लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे में 3, सॉरी 2। कैसे? ये 2 कॉमन दिखा तो हमने 2 लिख दिया, ये 3 कॉमन दिखा तो 3 लिख दिया। अब क्या बचा हमारा? एक तो ये 2 बचा और एक ये 3 ये बचा था। देखिए गौर से देखिए, ये 2 कॉमन दिख गया तो हमने एक बार 2 को लिख दिया, 3 कॉमन दिखा तो एक बार 3 को लिख दिया। अब क्या बचा हमारा? एक ये 3 और एक ये 2 जो कि कॉमन नहीं है, तो इनको भी हमने लिख दिया साइड में। अब हम इसका गुणा करते हैं। 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 36। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे आता है सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। कैसे? एक बार हम देख लेते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में मैदान का 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो पहले हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड लेंगे जो कि हमने एलसीएम से अभाज्य गुणनखंड का निकाल लिया। उसके बाद में एलसीएम में क्या होता है कि जो भुजा कॉमन होती है या जो संख्या कॉमन होती है उसको हम लिख लेते हैं एक बार और बाकी जो कॉमन नहीं होती उसको भी हम लिख लेते हैं। तो हमें इसमें 2 कॉमन मिला तो हमने 2 को एक बार लिख लिया। इधर ये 3 कॉमन मिला तो इसको 3 को लिख लिया। अब क्या बचा हमारा? 3 बचा और 2 बचा, तो हमने इनको भी लिख लिया। अब इनकी गुणा की तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 36। देखे 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 और 12 और तियाँ 36, तो 36 हो गया। अब 36 ये क्या है? मिनट है। तो हमने लिख दिया अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार हमारा 1.2 का 7वां क्वेश्चन हल हुआ। अगले वीडियो में हम 1.3 का क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आप लोगों को एलसीएम निकालने में डाउट हो, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं एलसीएम निकालने का सीधा सा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हमें 18 का एलसीएम निकालना है तो हमें पहले 2 से भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं जो भी हमारे सबसे छोटी हो। तो 2 से दिया हमने, इधर हो गया 9। अब 9 किससे कटेगा? सबसे छोटी से 3 से ही कटेगा, तो 3 से दे देंगे। 3 तियाँ 9। अब हमारा कितना बचा? 3 बचा। अब 3 तो 3 से कटता ही है ये। तो इस प्रकार कुछ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम 1.3 का पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि जो √5 है वह एक
अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना रहता है उससे हम उल्टा लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे देते सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम किसको मानते हैं? अपरिमेय को। तो हम लिख लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमें अपरिमेय यहाँ पे पूछा है तो हम यहाँ पे हमने परिमेय माना है। अगर हम पे परिमेय यहाँ पे देते कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमें क्या मानते? अपरिमेय। हमें हमेशा विपरीत मानना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख लेंगे √5 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0, a, b पूर्णांक हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया? तो इसका ये है, आप लोगों को पता होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हमने यहाँ √5 को परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं अपन भी। यही परिभाषा होती है, जहाँ क्या होता है? b हमारा कभी 0 नहीं होता है, 0 से ऊपर होता है, और a और b पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, अब आगे में क्या करना है? इन दोनों का वर्ग करना है। तो हम वर्ग कर लेंगे। दो कौन से? एक तो √5 और दूसरा a/b। तो हम लिख लेते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग कर देंगे तो √5 है, उसका हम वर्ग करेंगे, और इधर हम a/b का वर्ग कर देंगे, a/b का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर और b² का वर्ग कर दिया हमने इधर। तो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, तो हम लिख देंगे 5 इज इक्वल टू a²/b²। अब a² को हम इधर लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे a² और b को हम खोल लेंगे b/b। जो b² है इसको हम लिख सकते हैं b/b कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? a² b इज इक्वल टू 5b। एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण पूर्णांक है। सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक होगा, मैं गलती से पूर्ण संख्या बोल गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारा a² था उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, और जो b² था उसको हमने खोल के b/b कर दिया। अब इधर से एक b से गुणा हो गया, तो हमारा हो गया a²/b इज इक्वल टू 5b, जहाँ 5b एक पूर्णांक है। तो आगे हम करते हैं। अब हम लिखेंगे a² को b पूर्ण विभाजित करता है। हमने यहाँ पे लिख लिया HCF इज इक्वल टू 1। अब आप पूछेंगे HCF बन कैसे है? जिस संख्या का हमारा HCF नहीं होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, उसका 1 होता है। जैसे A और B है, इसका क्या HCF हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसका 1 होगा। HCF कभी भी 0 नहीं रहता है। जिस संख्या का किसी का भी अगर देखोगे तो सबसे छोटा HCF 1 ही होगा। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं, यह विरोधाभास है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो ये हमारा 1.3 का पहले क्वेश्चन का हल हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ ना आया करे तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया HCF इज इक्वल टू 1। अब आप पूछेंगे HCF बन कैसे है। जिस संख्या का हमारा HCF नहीं होता, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, उसका 1 होता है। जैसे A और B है, इसका क्या HCF हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसका 1 होगा। HCF कभी भी 0 नहीं रहता है। जिस संख्या का किसी का भी अगर देखोगे तो सबसे छोटा HCF 1 ही होगा। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं, यह विरोधाभास है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा 1.3 का पहले क्वेश्चन का हल हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ ना आया करे तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया HCF इज इक्वल टू 1। अब आप पूछेंगे HCF बन कैसे है। जिस संख्या का हमारा HCF नहीं होता, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, उसका 1 होता है। जैसे A और B है, इसका क्या HCF हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसका 1 होगा। HCF कभी भी 0 नहीं रहता है। जिस संख्या का किसी का भी अगर देखोगे तो सबसे छोटा HCF 1 ही होगा। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं, यह विरोधाभास है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा 1.3 का पहले क्वेश्चन का हल हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ ना आया करे तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।